हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। आज की इस वीडियो में हम बिहार स्टेट 2020 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें, जो सेशन में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। का धौलावीरा में, खा लोथल में, ग कालीबंगा में या फिर घ आलमगीरपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा का धौलावीरा में। आइए अब सभी ऑप्शंस को हम शॉर्ट में देख लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आपके आगे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो धौलावीरा के बारे में जानते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। यहाँ एकमात्र खेल के मैदान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, धौलावीरा में जो है यहाँ के निवासी जो धौलावीरा में रहते थे उन्हें जल संरक्षण की तकनीक का ज्ञान था और यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की भी व्यवस्था का पता चला है। तो इसका आंसर क्लियर है, धौलावीरा। लोथल के बारे में देख लेते। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये भी गुजरात में ही है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में ये अवस्थित है लोथल। ये प्रमुख बंदरगाह था और यहाँ पश्चिमी एशिया से व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए आते थे। कालीबंगा में जो है यहाँ से कांच व मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये गग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है ये आलमगीरपुर। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। क दिलमुन, ख मेलुहा, ग मेगन या घ फैलका। इसका सही आंसर हो जाएगा ख मेलुहा। यानी कि सिंधु घाटी यानी हड़प्पा को हम मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में किस शब्द से जानेंगे, यानी किस शब्द से उसे पुकारा जाता था मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में। तो इसका आंसर मेलुहा हो गया। आइए अब कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं डिटेल से। दिलमून जो है वो बहरीन द्वीप को कहा जाता था। बहरीन द्वीप को किस नाम से पुकारा जाता था, दिलमून से। मेलुहा का तो बताया मैंने कि हड़प्पा को क्या कहते थे, मेलुहा शब्द से पुकारते थे। मेगन ओमान के लिए यूज होता था, यानी ओमान को मेगन शब्द से पुकारा जाता था। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन थी। का गेहूं और जौ, ख तिल और सरसों, ग धान और मटर या फिर घ कपास और गन्ना। यूं तो हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी महत्वपूर्ण फसलें थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फसल जो दो था वो था गेहूं और जौ। क्या इसका आंसर हो जाएगा, गेहूं और जौ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था। क हड़प्पा, ख कालीबंगा, ग लोथल या फिर घ सुरकोटदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ग लोथल। मैंने पहले समझाया था व्यापारिक गतिविधि के बारे में कि लोथल में जो पश्चिमी एशिया से लोग व्यापार करने के लिए आते थे, यहाँ प्रमुख बंदरगाह था। इसका आंसर लोथल हो जाएगा। आइए अब कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। हड़प्पा के बारे में क्या है, यहाँ से कब्रिस्तान 831 के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है हड़प्पा से उर्वरता की देवी यानी गर्भ से निकले हुए पौधे का जो है चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगा के बारे में बताया, यहाँ कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। ये घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से
घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन नगरों पर कौन शासन करता था? क राजा, ख पुरोहित राजा, ग व्यापारियों का अल्पतंत्र या फिर घ अज्ञात। तो कुछ पुरातत्वविदों की राय थी कि हड़प्पा सभ्यता को शासक वर्ग नहीं माना गया, यानी कि कुछ पुरातत्वविदों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक नहीं थे। ठीक है, यानी समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। लेकिन कुछ पुरातत्वविदों की राय थी कि हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। तो यहाँ दो तरह के पुरातत्वविदों ने अपनी बातें रखी, दो तरह से, तो दोनों में विभेद है। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि हड़प्पाकालीन नगरों में कौन शासन करता था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञात। 6th नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? क मुंडक उपनिषद, ख कठ उपनिषद, ग ईश उपनिषद या फिर घ बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, ये सत्यमेव जयते जो है ये एक आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत है। ठीक है, ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। ओके। सात नंबर, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? क ऋग्वेद, ख ब्राह्मण, ग ब्रह्मसूत्र या फिर घ उपनिषद। तो उपनिषद में जो है वर्णन किया गया है कि जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद, यानी उपनिषद में ही दिया हुआ है। इस विचारधारा को इस ग्रंथ में यानी उपनिषद में ही दिया गया है कि जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। 8 नंबर, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था? क हत्या, ख अपहरण, ग पशु चोरी या फिर घ स्वर्ण चोरी। चूंकि ऋग्वेद काल जो है वैदिक युग में था, ठीक है, तो उस समय पशुओं का महत्व बहुत ज्यादा था, पशुओं के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। तो चूंकि पशुओं का महत्व ज्यादा था तो इसलिए चोरी भी पशुओं की ही होती थी। तो जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख था ऋग्वेद में वो पशु चोरी थी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? पशु चोरी। 9th नंबर, वैदिक काल में किन लोगों को पणि विशेषण से अभिहित किया जाता था? क जो व्यापार को नियंत्रित करते थे, ख पशुपालक, ग गोपाल या चरवाहे या फिर घ हलवाए हल जोतने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क जो व्यापार को नियंत्रित करते थे। ठीक है। पणि, पणि क्या है? पणि व्यापारियों का एक वर्ग था। पणि व्यापारियों का एक वर्ग था जिसका काम क्या था? ये क्या करता था? ये व्यापार को नियंत्रित करने का काम करता था। इसका आंसर हो जाएगा जो व्यापार को नियंत्रित करते थे। 10th नंबर, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ था? क शतपथ ब्राह्मण, ख गोपथ ब्राह्मण, ग अथर्ववेद या फिर ग यजुर्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा क शतपथ ब्राह्मण, यानी धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। 11th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने राजधानी को अस्थायी रूप से गिरिवर्ज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? ए अजातशत्रु, बी शिशुनाग, सी कालाशोक या फिर डी मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो थे हर्यक वंश के शासक। इन चारों, शिशुनाग में, मुंडा और कालाशोक, सभी हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। ठीक है, और बिंबिसार के ही पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? राजधानी को अस्थायी रूप से गिरिवर्ज से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु।
12 नंबर क्वेश्चन, घोसीताराम बिहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित था? क चंपा, ख वाराणसी, ग कौशाम्बी या फिर घ साकेत। इसका सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी, यानी घोसीताराम बिहार किस जगह में था? कौशाम्बी में था। 13 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ हुआ? क आजीवक संप्रदाय, ख भागवत संप्रदाय, ग वैष्णव संप्रदाय या फिर घ शैव संप्रदाय। इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत संप्रदाय, यानी भागवत संप्रदाय के उदय के साथ ही मूर्ति पूजा की परंपरा की आरंभ हो गई थी, यानी मूर्ति पूजा का प्रारंभ भागवत संप्रदाय के उदय के साथ ही हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था? क अश्वघोष, ख बुद्धघोष, ग वसुमित्र या फिर घ नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धघोष। बुद्धघोष जो है बौद्ध धर्मों का महान टीकाकार था, कमेंटेटर थे। 15 नंबर क्वेश्चन, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत थे? क संभूति विजय, ख भद्रबाहु, ग स्थूलभद्र या फिर घ हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। ओके, अब महावीर के बारे में जानते हैं। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जिसके बाद महावीर 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी, ठीक है। और इस धर्म के यानी जैन धर्म के महान गुरु कौन हुए? भद्रबाहु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भद्रबाहु। 16 नंबर, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? क 4, ख 5, ग 6 या फिर घ 7। इसका सही आंसर हो जाएगा घ 7। मेगास्थनीज जो इंडिका के लेखक हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणी में बांटा, ठीक है, जिसमें पहला दार्शनिक, दूसरे में कृषक आ जाता है, तीसरे में पशुपालक आते हैं, चौथे में कारीगर आता है, पांचवा में योद्धा, छठा में निरीक्षक और सातवां में सभासद आता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज को श्रेणियों में 7 श्रेणियों में बांटा है, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, 7वें नंबर पे कौन आएगा, 5वें नंबर पे कौन आएगा? तो आपको अगर ये 7 श्रेणियां याद रहेंगी तो आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? क संस्कृत, ख प्राकृत, ग पाली या फिर घ हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ख प्राकृत, यानी अशोक के अधिकतर शिलालेख प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। और प्राकृतिक भाषा जो है खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए हैं, यानी मुख्य रूप से इसमें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि आती है, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि के बारे में ये भी जानते हैं कि दाएं से बाएं ओर की लिखा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत। 18 नंबर, अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख है, यानी कर को कम करने का? तो क रुमनदेई शिलालेख, ख निगाली सागर शिलालेख, ग कंधार शिलालेख या घ बराबर गुहा शिलालेख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुमनदेई शिलालेख। रुमनदेही शिलालेख में ही कराधान का विशेष उल्लेख है। 19 नंबर, पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? क 218 वर्ष, ख 137 वर्ष, ग 85 वर्ष या फिर घ 152 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ख 137 वर्ष, ठीक है। 322 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य राजवंश का भारत पर राज रहा। भारत एक शक्तिशाली राजवंश रहा। कौन? मौर्य वंश, ठीक है।
और इसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 137 वर्ष। 20 नंबर, मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? क स्वर्ण और चांदी, ख चांदी और ताम, ग ताम्र और कांस, या फिर घ सीसा एवं कांस। तो मौर्य काल में मुख्यतः चांदी का इस्तेमाल किया जाता था और उस समय तांबे का प्रचलन बहुत ज्यादा था। तो यानी चांदी और तांबे का प्रयोग उस समय मुख्य रूप से सिक्कों को ढालने के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदी और तांबा। 21 नंबर, मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतया किस वस्तु से निर्मित किए जाते थे? क पकी हुई ईंट, ख लकड़ी, ग मिट्टी एवं चूना, या फिर घ प्रस्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी। उस समय लकड़ी का प्रचलन बहुत ही ज्यादा था, यानी मौर्य काल में जो भी राजकीय भवन बनते थे वो लकड़ी से ही निर्मित किए जाते थे। बाईस नंबर, शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र है? क तिवल, ख महेंद्र, ग कुणाल, या फिर घ जालुक। इसका सही आंसर हो जाएगा क तिवल। यूं तो ये सारे जितने भी हैं, महेंद्र, जालुक, कुणाल, तिवल, सभी अशोक के ही पुत्र थे, लेकिन शिलालेखों में जो है एकमात्र पुत्र जिसका उल्लेख किया गया वो तिवल है। अब महेंद्र के बारे में जानते होंगे कि अशोक ने जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध यानी कि अशोक ने अपने किस पुत्र को श्रीलंका भेजा, किस पुत्री को श्रीलंका भेजा? तो महेंद्र को और संघमित्रा को। किस लिए भेजा? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय या राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता था? क संनिधाता, ख कार्मिक, ग समाहर्ता, या फिर घ महामात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग समाहर्ता। ठीक है, केंद्र सरकार के अधिकारी जो समाहर्ता होते थे, ये ऐसे अधिकारी होते थे जो राजकीय आय या राजस्व नियंत्रण का प्रभार संभालते थे। 24 नंबर, अशोक का धम्म मूलतः था? एक क सामाजिक और नैतिक अवधारणा, ख आध्यात्मिक और धार्मिक अवधारणा, ग सामाजिक एकता का प्रयास, या फिर घ सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण। तो अशोक के जो धम्म थे वो किसी खास धर्म के लिए नहीं था, बल्कि वो एक सामाजिक और नैतिक अवधारणा के लिए था। यानी कि इसका काम था कि लोगों के बीच सामाजिक और नैतिक अवधारणा को फैलाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक और नैतिक अवधारणा। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे? क कुनलुन, ख ताहिया, ग शेंतु, या फिर घ शीहिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ शीहिया। यानी प्राचीन ऐतिहासिक काल में भारत को चीन लोग शीहिया के नाम से जानते थे। 26 नंबर, 26, निम्नलिखित कला शैलियों में से किस कला परंपरा में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप में चित्रित किए जाने का प्रमाण मिलता है? क मथुरा, ख गांधार, ग भरूच, या फिर घ अमरावती। इसका सही आंसर हो जाएगा ख गांधार। बुद्ध की भी जितनी भी मानवीय रूप से चित्रित प्रतिमा बनाई गई है ज्यादातर वो गांधार शैलियों में ही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधार शैली। 27 नंबर, बौद्ध ग्रंथि मिलिंद पन्हों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? क पुरुषपुर, ख राजगृह, ग साकल, या फिर घ पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग साकल। यानी बौद्ध ग्रंथि मिलिंद पन्हों में साकल नगर जो है उसका सजीव वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथि मिलिंद पन्हों जो है इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बीच
वार्तालाप का वर्णन किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 28 नंबर क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? क पेन चाओ, ख पानियांग, ग शी हुआंगटी या फिर घ होटी? इसका सही आंसर हो जाएगा क पेन चाओ। पेन चाओ एक चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का ही शासक था। 29 नंबर 29 नंबर, संगम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? क सोना और चांदी, ख मृदभान एवं कांच के बर्तन, ग मदिरा एवं दासियां या फिर ख घोड़े? संगम युग जो था उसमें भारत में जो आयात होते थे वस्तु, उनमें सोना चांदी मृदभान मदिरा घोड़े सभी थे, लेकिन सबसे पहले यदि किसी का नाम आता है वो घोड़े का नाम आता है, इसलिए इसे हम सही ऑप्शन क्या लगाएंगे? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घोड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़े। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु पक्षी का व्यापक रूप से रोम में निर्यात किया जाता था? क बंदर, ख मयूर, ग व्याघ्र या फिर घ हिरण? इसका सही आंसर हो जाएगा ख मयूर। यानी मोर पक्षी थी जिसका व्यापक रूप से रोम में क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। थर्टी 31 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? क अशोक, ख चंद्र, ग हर्ष या फिर घ अनंगपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क चंद्र, चंद्रगुप्त द्वितीय पूरा होगा। ओके, दिल्ली के मेहरौली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था जिसे 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। और इस मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बनाई गई है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध बराहमिहिर से है? क योग यात्रा, ख गोलापद, ग दशगीतिका सूत्र या फिर घ कालक्रिया? इसका सही आंसर हो जाएगा योग यात्रा। यानी योग यात्रा का संबंध किससे था? योग यात्रा का संबंध था बराहमिहिर से। 33 नंबर 33 में, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? क ऋतु संहार, ख मेघदूतम, ग कुमार संभवम या फिर घ दशकुमार चरितम? इसका सही आंसर हो जाएगा दशकुमार चरितम। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम ये कालिदास की कृति है। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी कालिदास की कृति है, लेकिन दशकुमार चरितम ये दंडी की कृति है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दशकुमार चरितम। 34 नंबर 34, उत्तर भारत के किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था? क तक्षशिला, ख पाटलिपुत्र, ग कौशाम्बी या फिर घ वाराणसी? इसका सही आंसर हो जाएगा घ वाराणसी। यानी वाराणसी जो था उसे सर्वोत्तम रेशम उत्पादन का केंद्र माना जाता था। किस नगर में? उत्तर भारत की वाराणसी नगर, यानी उत्तर भारत का जो वाराणसी नगर था वो रेशम उत्पादन का केंद्र माना जाता था। 35 नंबर क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से किस देश का व्यापारियों का रेशम व्यापार पर एकाधिकार था? क चीनी, ख अरबी, ग ईरानी या फिर घ सिंहली? इसका सही आंसर हो जाएगा क चीनी। और चीनियों ने ही सबसे पहले रेशम की खोज की थी।
36 नंबर क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में राजा का अंश या भाग सामान्यतः क्या कहलाता था? क भाग, ख भोग, ग कर या फिर घ हिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख भोग। यानी कृषि उत्पादन में राजा का जो अंश होता था उसे हम भोग कहते थे। (37) मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिनमें दूसरा स्थान किसका था? क व्यापारी, ख किसान, ग योद्धा या फिर घ दार्शनिक तथा शिक्षक। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा, तो वहां पर 7 आंसर था। अब यहाँ पर पूछा कि दूसरा स्थान किसका था इसमें, तो पहला में मैंने बताया था कि पहले में दार्शनिक का स्थान है, ठीक है, दूसरे में किसान का, ठीक है, तीसरे में किसका था? पशुपालक का था, चौथे में कारीगर का था, पांचवें में योद्धा का था, छठे में किसका था? निरीक्षक का, और 7वें में सभासद का था स्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर में किसान। दूसरा स्थान किसका था? किसान का। 38 नंबर, 9वीं शताब्दी का मेघातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकार था? क मनुस्मृति, ख कामनदक नीतिसार, ग तिरहम सूत्र या फिर घ नारद स्मृति। इसका सही आंसर हो जाएगा क मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति ग्रंथ का टीकाकार था मेघातिथि। 39 नंबर, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ की स्थापना नहीं की थी? क काशी, ख कांची, ग पुरी या घ केदारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा क काशी। कांची, पुरी और केदारनाथ में शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की थी, लेकिन काशी में इन्होंने मठ की स्थापना नहीं की थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क काशी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार के भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे? क ब्रह्मदेयी, ख देवदान, ग शाला भोग या फिर घ सर्वमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ग शाला भोग, ठीक है। शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए है चूंकि, तो शाला का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार की भूमि अनुदान प्रदान की जाती थी? तो शाला भोग। 41 नंबर, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? क किस्तमे गल्ला, ख गल्ला बख्शी, ख मसाहत या फिर घ गजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ख ग मसाहत, ठीक है। यानी सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा, ठीक है। मसहत शब्द जो है दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भूमि माप के लिए प्रयोग किया जाता था, और इस प्रणाली को शुरू करने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत पर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाले शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन आसिम थे, जिसने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण पहली बार किया था। (42) नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की? क बलबन, ख अलाउद्दीन, ग मोहम्मद बिन तुगलक, फिर घ फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की थी। 43 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? क बौद्ध धर्म, ख जैन धर्म, ग वैष्णव संप्रदाय या फिर घ शैव संप्रदाय। तो कश्मीर में सबसे पहले हिंदू धर्म का ही शासन रहा, फिर बाद में बौद्ध धर्म का शासन हुआ,
फिर अगेन हिंदू धर्म का शासन हुआ, फिर बाद में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। यानी मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व हिंदू धर्म की शासन थी। तो यहाँ पर जो है इसका हिंदू धर्म किस में आते हैं, शैव संप्रदाय में आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घ शैव संप्रदाय। 44 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? क तराफ या त्राफ, ख सूबा, ग सूबाई लश्कर या फिर घ महामंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क तराफ या त्राफ। बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को तराफ या त्राफ कहा जाता था। 45 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा संगीत वाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था? क मृदंगम, ख वीणा, ग नादस्वरम या फिर घ झांझ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख वीणा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और इस साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने, हरिहर राय एवं बुक्का राय ने की थी। और इस साम्राज्य का कौन सा संगीत वाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था? तो वीणा। वीणा वाद्य जो था वो प्रसिद्ध और लोकप्रिय था। 46 नंबर में है, वह मुस्लिम लेखक कौन था जो संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था? क अलबरूनी, ख अमीर खुसरो, ग अमीर हसन देहलवी या फिर घ बदरुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, और इसने भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से पसंद किया, यानी कि भारतीय संस्कृति ने इसे आकर्षित किया और इसने संस्कृत भाषा को भी सीखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी। भारतीय संस्कृति से जो है ये प्रभावित होकर संस्कृत भाषा भी इन्होंने सीखी, अलबरूनी। तो ये संस्कृत का एक निष्णात विद्वान बन गया। 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध अद्वैत शासन दर्शन का प्रतिपादन किया? क बल्लवाचार्य, ख चैतन्य, ग निम्बार्क या फिर घ रामानुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य ने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। 48 नंबर, भूमि के उत्पाद में भू राजस्व के रूप में मराठा राज्य का कितना हिस्सा होता था? क 16%, ख 25%, ग 35% या फिर घ 40%। मराठा राज्य पर जो है दो तरह के कर थे, सरदेशमुख और चौथ। ठीक है, तो चौथ से ही समझ में आता है चौथाई, एक चौथाई भाग। तो एक चौथाई भाग मतलब कितना हुआ? 25%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25%। यानी मराठा राज्य का 25% हिस्सा होता था भूमि के उत्पादन में। ठीक है, भू राजस्व के रूप में 25% होता था हिस्सा। नंबर, अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हकरोस ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था? क कुंवर सिंह, ख तात्या टोपे, ग रानी लक्ष्मीबाई या फिर घ नाना साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने सर हकरोस का मुकाबला डटकर किया था। अपनी बहादुरी बहुत ही अच्छे से दिखाई इन्होंने। इसीलिए सर हकरोस ने इनकी बहादुरी देखते हुए इन्हें क्या कहा? विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता कहा। किसे? रानी लक्ष्मीबाई को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। और लास्ट क्वेश्चन 50, सबसे आखिरी क्वेश्चन, गांधी जी का द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? क इंडियन ओपिनियन, ख नवजीवन हरिजन, ग हरिजन या फिर यंग इंडिया, घ यंग इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क इंडियन ओपिनियन।
गांधी जी ने 1904 ईस्वी में इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, इंडियन ओपिनियन को। ठीक है, ये सभी नवजीवन निरंजन, यंग इंडिया, हरिजन, ये तीनों भी जो है गांधी जी के ही समाचार पत्र हैं। लेकिन पहला समाचार पत्र कौन था गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस को समझाया, ठीक है, इसमें यदि उसका एनालिसिस किया जाए तो ज़्यादा अधिकतर सवाल हड़प्पा सभ्यता से रहे, महात्मा गांधी से रिलेटेड रहे, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कुषाण वंश, हर्यक वंश, इन सब एरिया से जो है क्वेश्चंस अधिक रहे। तो आप जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इन सभी टॉपिक को जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल भी आपको समझ में आया होगा कि ना ही क्वेश्चन बहुत इजी है और ना ही बहुत ही टफ है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। तो यदि आप एनसीईआरटी बुक्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस आसानी से हल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पीवाईक्यू का भी आप एनालिसिस देखते रहेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, आप मेरे सेशन को देखेंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आगे भी हम जो है नेक्स्ट सेशन भी लाएंगे इस तरह का, तो आप इसे पसंद करें, लाइक सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।